बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाफ लाइफ है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम हाफ लाइफ की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम हाफ लाइफ की डेफिनेशन में ही 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हम उसको देखेंगे। उसके बाद जब हम हाफ लाइफ पे आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, कि ये वो टाइम पीरियड है कि जिसमें हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डिके कर जाते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने प्रेजेंट नंबर के हाफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है। वैसे तो हम पिछली वीडियो में इसको बता के आ चुके हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिके क्या है। तो देखिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं कि जो अनस्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट करते हैं, यानी अल्फा रेडिएशन या बीटा रेडिएशन एमिट करते हैं या गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब डिके से क्या मुराद है? क्या डिके से मुराद है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग समझते हैं जब हम कहते हैं ना कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके हो गया, तो वो कहते हैं कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई खत्म ही हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके होने का मतलब ये है कि पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो गया। अब ये क्या बात हुई, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, हमारे पास ये कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास इसका 236 है। इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहेंगे क्योंकि ये अभी डिके नहीं हुआ। ठीक है, ओरिजिनल न्यूक्लियाई है। अब जाहिर है ये अनस्टेबल है। ठीक है, 82 एटॉमिक नंबर से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अल्फा रेडिएशंस को एमिट करेगा। अल्फा रेडिएशन को एमिट करेगा, और हमें पता है अल्फा रेडिएशंस आर हीलियम न्यूक्लियाई, कि जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स इसके पास होते हैं। तो इसने क्या किया, स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एमिट कर दिए। तो ये क्या हो गया, एक न्यू न्यूक्लियाई में चेंज हो गया, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और एटॉमिक मास कितना है, 232। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए तो यहाँ पर 90 आ गया, 92 से 90 आ गया, और 2 न्यूट्रॉन भी निकल गए हैं। लिहाजा इसका जो एटॉमिक मास है वो 236 से 232 हो जाएगा। 2 ये निकले और 4 ये निकले तो 232 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नया न्यूक्लियाई बना है इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, अब ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई सेम तो नहीं है, ऐसा ही है ना। तो जब एक न्यूक्लियाई किसी दूसरे न्यूक्लियाई में एक न्यू न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियाई क्या कर गया है, डिके कर गया है। मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट करके एक न्यू न्यूक्लियाई में चेंज हो गया है, तो हम कहते हैं कि ये क्या कर गया है, डिके कर गया है। तो ये होता है डिके का मतलब। डिके का ये मतलब नहीं होता कि गायब ही हो गया, बस एक न्यू न्यूक्लियाई में चेंज हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये हाफ लाइफ से क्या मुराद है, भाई ये क्या बला है। तो देखिए, हमारे पास अगर ये कोई 20 न्यूक्लियाई या एटम्स का कोई सैंपल है, ठीक है, 20 न्यूक्लियाई का सैंपल है, तो जाहिर है ये 20 न्यूक्लियाई जो है ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, और वक्त के साथ साथ क्या होंगे, ये डिके होंगे, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब डिके होंगे तो मैं फॉर एग्जांपल घड़ी का टाइम चलाकर ना मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके कर गए। डिके करके मतलब न्यू एलिमेंट में चेंज हो गए, तो 2 न्यूक्लियाई डिके कर गए। कुछ देर और गुजरी तो 2 और डिके कर गए। कुछ देर और गुजरी तो फॉर एग्जांपल 2 और डिके कर गए। ठीक है, मैं ऐसे ना बैठ के इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देखता जा रहा हूँ कि ये करते क्या हैं। तो कुछ देर और गुजरी, 2 और डिके कर गए। ठीक हो गया, तो कितने रह गए, 3 4 5 6 7 8। तो कुछ देर और गुजरी, 2 और डिके कर गए। ठीक है, यानी कि 10 न्यूक्लियाई क्या कर गए, डिके कर गए। तो अब कितने बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच गए हैं। पहले कितने थे, 20 बच गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बैठा हूं ना, और मैं पूरा दिन हो गया बैठे उनको देखते हुए, और मैंने देखा कि आफ्टर वन डे
आफ्टर 1 डे, मतलब पूरा एक दिन हो गया मैं इसको ऐसे बैठ के देख रहा हूं और मैंने देखा कि एक दिन में इसके 20 न्यूक्लियाई से 10 न्यूक्लियाई हो गए, मतलब पहले 20 थे अब 10 न्यूक्लियाई हो गए, यानी 10 क्या कर गए, डिके कर गए। तो ये जो टाइम है 1 डे कि जिसमें हाफ न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक हो गया जी। अब यहां पे तो पहले 20 न्यूक्लियाई थे, 20 न्यूक्लियाई में से 10 न्यूक्लियाई डिके कर गए। कितने टाइम में डिके किए? मैंने कहा भाई एक दिन में डिके कर गए। तो ये जो हमारे पास 1 डे है, ये क्या है, इन न्यूक्लियाई की ये हाफ लाइफ है। तो जिस टाइम में कोई भी हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो हाफ डिके हो जाए तो हम कहते हैं कि वो टाइम उसकी हाफ लाइफ है। तो अब इसकी कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि इसी में से और भी चीज़ें निकलेंगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 न्यूक्लियाई हैं, 100 एटम्स हैं, 100 न्यूक्लियाई हैं, और कुछ देर बाद, मतलब फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद वो डिके हो के 50 रह जाते हैं। मतलब मैंने देखा कि 10 मिनट्स के बाद 100 न्यूक्लियाई डिके हो गए और फिर 50 रह गए। तो ये फिर 10 मिनट क्या है, ये इसकी हाफ लाइफ है। ये तो हो गया एक चीज़। अब मैंने देखा कि अगर 10 मिनट में ये जो 100 न्यूक्लियाई हैं ये 50 रह गए हैं, इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए कि नेक्स्ट 10 मिनट के बाद ये 50 न्यूक्लियाई भी ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में 50 न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं, तो फिर अगले 10 मिनट में जो 50 बच गए ये भी डिके कर जाने चाहिए। लेकिन मैंने देखा ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट जब 10 मिनट्स गुजरे तो ये 50 जो है ये 25 हो गए। ये क्या हो गए, 25 हो गए। यानी कि हाफ लाइफ का ये मतलब नहीं है कि पहली हाफ लाइफ में जितने एटम्स डिके किए हैं दूसरी हाफ लाइफ में उतने ही डिके करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ये हमारे पास हाफ डिके कर जाएंगे। अगर 100 हैं तो 50 रह जाएंगे, अगर 50 हैं तो फिर 25 रह जाएंगे, और अगर 25 हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद ये 12.5 रह जाएंगे। यानी क्या है, कहेंगे कि अपने प्रेजेंट नंबर के हाफ के बराबर हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि कंप्लीटली ये डिके हो जाए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर इसको दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये समझ नहीं आती कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं या एटम्स हैं, और वो क्या करते हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद 50,000 रह जाते हैं, ठीक है, आधे डिके हो गए ना, तो एक हाफ लाइफ के बाद 50,000 रह गए। तो फॉर एग्जांपल एक दिन थी उनकी हाफ लाइफ, तो एक दिन के बाद क्या रह गए, 50,000 रह गए। तो जब दूसरा दिन गुजरेगा तो वो 25,000 रह जाएंगे, जब तीसरा दिन गुजरेगा तो वो 12,500 रह जाएंगे। यानी कि जितने बच गए हैं उसका हाफ 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 होता जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, हमारे पास हाफ लाइफ को हमारे पास ये आती है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये फॉर एग्जांपल है 20 न्यूक्लियाई में से 10 न्यूक्लियाई रह गए हैं, तो कौन से 10 न्यूक्लियाई डिके किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कह रहा हूं कि 20 न्यूक्लियाई हैं, इसको दोबारा से अगर मैं बना दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 न्यूक्लियाई हैं, तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिके करेगा, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। हो सकता है ये पहले डिके कर जाए, हो सकता है ये पहले डिके कर जाए, हो सकता है ये पहले डिके कर जाए, इसका हमें कुछ नहीं पता। यानी अगर आपसे कोई पूछे ना ये 20 न्यूक्लियाई हैं, इनमें से कौन से 10 न्यूक्लियाई पहले डिके करेंगे, ये आप नहीं बता सकते, ये आप नहीं बता सकते। हो सकता है ये डिके कर जाए, ये डिके कर जाए, ये डिके कर जाए, ये डिके कर जाए, ये 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 कर जाए, ठीक है। तो कौन से 10 न्यूक्लियाई पहले डिके करेंगे, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हमें यह पता है कि इतने टाइम के बाद हाफ डिके कर जाएंगे। कौन कौन से वाले डिके करेंगे ये हमें कुछ पता नहीं होता, ठीक हो गया। इसकी एक और भी एग्जांपल हम देखते हैं कि जो आपकी बुक में भी है कि अगर हमारे पास किसी शहर में 1 मिलियन पीपल रहते हैं, 1 मिलियन पीपल रहते हैं,
तो उसमें कहा जाता है उस शहर के अंदर कि 10 बंदे हर रोज मर जाते हैं। ठीक है, एक शहर में 1 मिलियन पीपल रहते हैं और कहा जाता है कि इसमें से एक दिन में इस शहर में 10 बंदे मर जाते हैं। ठीक है, इन्हीं एवरेज निकालते हैं। तो कौन से 10 बंदे मरते हैं ये हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है कि 1 मिलियन पीपल अगर एक शहर में बस रहे हैं तो उसमें से एक दिन में 10 बंदे मर जाएंगे, लेकिन कौन से 10 मरेंगे ये नहीं हमें पता। लेकिन ये है कि 10 जो है वो एवरेज के हिसाब से 10 वफात पा जाएंगे। तो सेम यही सिस्टम इसमें भी होता है। ठीक हो गया जी, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीट डिके कर सकता है, मतलब कि हाफ होते होते 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 उसका भी हाफ होते जाए, तो कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीट डिके कर जाए, पूरे का पूरा डिके कर जाए, बचे ही ना? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी भी पूरा डिके नहीं करता। किस तरह से देखें, अगर हम एक पेज ले, यहाँ पे पेज अगर मिल सके तो ये अगर हम कोई भी पेज ले लेते हैं और इस पेज का हम क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं। ठीक है, इस पेज को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। और अगर मैं इसका भी हाफ करता हूँ तो ये हो गया, अगर इसका भी हाफ करें तो ये हो गया, 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 इसका भी हाफ करें तो ये हो गया। हाफ करते 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 कोई ऐसा टाइम आएगा कि ये पेज ख़त्म ही हो जाए? ऐसा नहीं आएगा, छोटू सा कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। हाफ करते 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 कभी ऐसा टाइम आएगा ये ख़त्म ही हो जाए, छोटू सा कोई पेज बच ही जाएगा, उसका भी हाफ करें, उसका भी हाफ करें। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीट डिके कभी भी नहीं होगा, इसके लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। ठीक हो गया, तो एक चीज़ ये भी इसमें याद रखनी है। और थले में गांध भी मचा दे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ इसमें कौन सी आती है कि चौथी चीज़ कि रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल के। अब ये बड़े मज़े की कहानी है, तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज में देख लेते हैं। देखिए एन को हम शो करते हैं कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी पर्टिकुलर टाइम, उसको हम शो करते हैं एन से। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 न्यूक्लियाई थे ना, तो 20 न्यूक्लियाई को हम एन से शो करेंगे, एन से। अब डेल्टा एन को हम शो करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन टाइम डेल्टा टी, यानी डेल्टा एन क्या है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो डिके कर गए। जैसे यहां से 10 न्यूक्लियाई डिके कर गए थे ना, तो 10 क्या है, वो डेल्टा एन है। ठीक हो गया। और 1 डे क्या है, डेल्टा टी है कि 1 डे में 10 न्यूक्लियाई डिके कर गए। तो एन में नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी पर्टिकुलर टाइम कि जो अभी डिके नहीं किए, अनडिके हैं। और डेल्टा एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन टाइम डेल्टा टी, मतलब जो डिके कर गए हैं। अब इसमें एक आती है कि रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। अब रेट ऑफ डिके क्या होता है वो चीज देख लेते हैं पहले। ठीक है, रेट ऑफ डिके, देखिए जहां भी रेट का लफ्ज आ जाए ना, इसका मतलब है कि वो टाइम की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, और डिके तो हमें पता ही है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ डिके। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कि डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके कर गए हैं। ठीक है, इसको आसान से वर्ड में समझाते हैं, फिलहाल इसकी बस मैथमेटिकल थोड़ी सी करते हैं। टाइम क्या है, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल के जितने हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल हैं। ये इक्वेशन अब हमने समझनी है। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखें कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतना रेट ऑफ डिके ज्यादा होगा, यानी उतनी तेजी से अल्फा बीटा वो पार्टिकल निकालेंगे और क्या होंगे, डिके उतनी ज्यादा स्पीड से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आसान सी मस्त एग्जांपल इसकी आने वाली है। देखिए यहां पे अगर हम लिखें n,
यहां पर हम लिखें डेल्टा टी और यहां पर हम लिखें डेल्टा एन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल ही है। तो अगर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो फॉर एग्जांपल 100 है, 100 है। अब 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड मान लो उसकी हाफ लाइफ है, 5 सेकंड के बाद 100 से वो हो गए हैं 50। ठीक है, 100 से कितने रह गए हैं, वो 50 रह गए हैं। यानी कि 100 न्यूक्लियाई थे तो 5 सेकंड के बाद 50 जो है हमारे पास है वो रह गए। अब अगर हमारे पास फिर 50 हैं, अब यहां पर क्या हो गए, अगर 50 न्यूक्लियाई हैं तो उसकी भी 5 हाफ लाइफ ज़ाहिर है 5 सेकंड ही, तो 50 न्यूक्लियाई कितने रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे। अब यहां पर देखें, पहले हमारे पास 5 सेकंड में 50 न्यूक्लियाई डिके हो रहे थे। मजे की बात आने वाली है, 5 सेकंड में 50 न्यूक्लियाई डिके हो रहे थे। कब, जब 100 न्यूक्लियाई थे। यानी रेट ऑफ डिके क्या है, ज्यादा है, मतलब कि कम टाइम में ज्यादा न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं। क्यों ज्यादा डिके हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा है। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कम हो गए, अब वो 50 रह गए हैं। अब वो कितने रह गए हैं, 50 रह गए हैं। अब वो 5 सेकंड में कितने डिके हुए, 25 हो गए। भाई पहले 5 सेकंड में 50 डिके हो रहे थे, अब 5 सेकंड में 25 डिके हो रहे हैं। यानी कि रेट ऑफ डिके क्या हो गया, कम हो गया। और रेट ऑफ डिके क्यों कम हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई वो कम हो गया। अब एन का मतलब ये नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन का मतलब ये है कि अनडिके न्यूक्लियाई कितने हैं, कि भी जो डिके नहीं हुए। इसको आखिरी दफा फिर से समझा रहे हैं कि देखिए यहां पर 5 सेकंड में 50 न्यूक्लियाई डिके कर गए। क्यों डिके कर गए 5 सेकंड में 50 न्यूक्लियाई, क्योंकि जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई थे वो 100 थे, यानी उनका नंबर बहुत ज्यादा था। तो इस वजह से रेट ऑफ डिके ये बहुत ज्यादा है, यानी 5 सेकंड में 50 न्यूक्लियाई डिके कर गए। लेकिन जब ये 50 रह गए, अब मैंने कहा कि अब मैं रेट ऑफ डिके देखता हूं। अब देखें कि एन की वैल्यू कितनी है, अब 50 है। अब 5 सेकंड में कितने डिके किए, 25 डिके किए। यानी कि रेट ऑफ डिके क्या हो गया, कम हो गया। और कम क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ अनडिके जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो कम हो गए हैं। तो ये हमारे पास मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन। एन जितना ज्यादा बड़ा होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम उतना ज्यादा होगा। एन जितना ज्यादा छोटा होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम में वो भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा इसमें याद रखनी है। बुक वाले ने किसी और तरीके से समझाया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से ज़्यादा इजी था, तो इस वजह से मैंने ये वाला तरीका इसमें लिया है। अब हम इसकी वही बुक वाली कहानियाँ बस करने लगे हैं। तो देखिए डेल्टा एन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा, जिसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट। ठीक है, डिके कांस्टेंट की भी कहानी आपको बताते हैं, डिके कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है। ज़रा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही। तो यहाँ पर जो हम हाफ लाइफ के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो डिके कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने एक लगाते हैं नेगेटिव साइन, यहां पर हम क्या लगा देते हैं, साथ में नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कम हो रहे हैं। पहले 100 थे, फिर 50 रह गए, 50 से फिर 25 रह गए। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस वजह से हमने साथ में क्या लगा दिया है, नेगेटिव लगा दिया है। ओके हो गया। तो यहां भी नेगेटिव लगा लें और यहां भी बेशक इसके नेगेटिव लगा लें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब अगर यहाँ से मैं लैम्डा को निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा एन, एक और स्टेप के कर लेते हैं, लैम्डा एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एन। ठीक हो गया जी।
अब इसको जब मजीद करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, लैम्डा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। भाई लैम्डा आसानी के साथ किस तरह से निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ, देखिए लैम्डा को इधर ही रहने दें, लैम्डा को इधर ही रहने दें और जो n है उसको उठाकर नीचे डिवाइड कर दें, तो लैम्डा इसी तरह और यहाँ पर क्या आता है डेल्टा n, तो डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। सही है, ये n उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब डेल्टा t को भी उठाकर इधर डिवाइड कर दें, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा t आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है। ओके हो गया, ये मैथमेटिकल की समझ आ जानी चाहिए। n को इधर जाके डिवाइड किया, डेल्टा n बाई n बन गया। तो यहाँ पर डेल्टा ई अकेले बेचारे ने क्या करा, मैंने कहा इसको भी उठाकर इधर नीचे ले जाते हैं, तो डेल्टा t आ गया। अब यहाँ से क्या निकलेगी, डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन निकलेगी और वो क्या है कि द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट है कि हमारे पास पर यूनिट टाइम में जितना फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आसान वर्डिंग में समझाया जाए तो देखिए, अगर हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो पर यूनिट टाइम में जो फ्रैक्शन डिके हो रहा है वो ज्यादा है, मतलब एक सेकंड में उसका ज्यादा फ्रैक्शन डिके हो रहा है, तो लैम्डा कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। अगर हमारे पास किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो डिके हो रहा है, अगर वो कम है तो फिर हमारे पास लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, इसको आसानी से इसको आगे जाके बल्कि जब हम डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का रिलेशन देखेंगे तो इसी चीज को हम एक बेस्ट एग्जांपल से आपको समझाएंगे। अगर इसकी अभी समझ नहीं आई तो इस लेक्चर के एंड तक वेट करें, ये मक्खन मलाई हो जाएगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने इस ग्राफ की तरफ कि हम इसको ग्राफ के जरिए से कैसे शो करें। ठीक है, तो इसको अभी मैं रेज करने वाला हूं। तो देखिए, हमने कोई सैंपल लिया कि जिसमें हमारे पास कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, या इसको एटम्स कह लें। ठीक है, एटम्स जो डिके कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव एटम। तो यहां पर हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 हमने एटम्स ले लिए। 16 क्या है, रेडियो एक्टिव एटम्स हमने ले लिए। अब n नॉट क्या है, n नॉट है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के जब अभी ये डिके नहीं किए, और 16 है तो अभी डिके नहीं किए। इस ग्राफ में हमने क्या लिया है कि y एक्सिस पे हमने जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लिए हैं, और x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हाफ लाइफ लेंगे। x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हाफ लाइफ लेंगे, और y एक्सिस पे नंबर ऑफ एटम्स जो डिके कर गए हैं वो हम लेंगे। ठीक है, या तो कितने बाकी बच गए हैं वो हम देखेंगे। तो n नॉट जब हमारे पास ये 16 एटम्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये कितने रह जाएंगे, 16 से 8 रह जाएंगे। तो यहां पर इस वजह से हमने लिखा है t और नीचे 1/2 कि एक हाफ लाइफ के बाद वो हमारे पास इतने रह गए, यानी कि 1/2 n नॉट रह गए। 1/2 n नॉट यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 कितने रह गए, 8 रह गए। तो यहां पर मैं बना देता हूं, कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कितने थे, 16 हमारे पास एटम्स थे, अब हमारे पास कितने हैं, 8 रह गए हैं। क्यों, क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब हम देखते हैं कि जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरी है तो फिर कितने रह गए हैं। दूसरी हाफ लाइफ मैं यहां पर बना देता, ठीक है, तो 2t 1/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक हाफ लाइफ 5 सेकंड है तो दूसरी हाफ लाइफ 5 × 2 10 सेकंड हो जाएगी, मतलब 10 सेकंड के बाद दूसरी हाफ लाइफ आ जाएगी। तो अब कितने डिके किए हैं वो चीज़ देखते हैं। यहां पर एक लाइन लगा लें। अब यहां पर देखें, अब यहां पर रह गए हैं 8 हमारे पास एटम रह गए। अब नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसका बी हाफ होना है, इसका बी हाफ होना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि n नॉट डिवाइडेड बाय 2, इसको भी हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सही है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, पहले एटम थे n नॉट, ठीक है, और अब कितने हो गए, सॉरी फिर हुए 1/2 n नॉट,
मतलब इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, तो कितने रह गए, 8 रह गए। अब 8 का भी हाफ हो गया है। जब 8 का भी हाफ हो गया है तो हम इसको फिर क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 n नॉट, क्योंकि ये जो 1/2 आया था इसका भी हाफ हो गया है, तो ये क्या बनेगा, 1/4 n नॉट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए हमने लिखा है 1/4 n नॉट, कि दूसरी हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एटम हमारे पास बच जाएंगे वो कितने बचेंगे, वो 1/4 n नॉट बनेंगे। तो 8 थे तो यहां पर कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, 1 2 3 4। अच्छा, अब अगर तीसरी हाफ लाइफ आएगी, तीसरी हाफ लाइफ आएगी तो फिर क्या होगा, तीसरी हाफ लाइफ हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर, तो इसको हम ले लेते हैं 3 × t 1/2। ठीक है, मतलब अब तीसरी हाफ लाइफ आ रही है, तो अगर इसको हम मिला दें तो ऐसे। अब तीसरी हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 4, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/4 n नॉट, इसका भी हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि देखिए ना हाफ हाफ होते जाते हैं। 16 से 8 होंगे, 8 का भी हाफ करें 4 होंगे, 4 को भी हाफ करें 2 होंगे, 2 का भी हाफ करें 1 होंगे, यानी अपने ये हाफ होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 n नॉट। तो यहां पर फिर क्या आएगा, 1/8 n नॉट आ जाएगा। ओके हो गया, यानी इतने एटम्स अब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, कब, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो जो हमारे पास इस हाफ लाइफ का ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, इन डॉट्स को आपस में मिला दें तो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, इस तरह का ये ग्राफ हमारे पास आता है। अब यहां पर देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन नीचे वाली लाइन को टच नहीं कर रही, ये आगे बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी है वो कभी भी डिके नहीं होगा, कंप्लीटली डिके नहीं होगा। इस वजह से ये हमारे पास लाइन यहाँ से स्ट्रेट जाएगी, यानी हाफ लाइफ आगे चलती जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो डिके होना है वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीटली न्यूक्लियाई जो है वो एटम्स जो है वो डिके नहीं होंगे। वो बता चुके हैं आपको रीज़न क्यों नहीं होंगे। अब इसको ये जो मैंने साफ सा लिखा हुआ है उसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, पहली हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, n नॉट बाई 2, यानी कि 1/2 n नॉट। पहले n नॉट क्या है, ओरिजिनल जो हमारे पास अनडिके न्यूक्लियाई हमारे पास एटम थे 16, इसका भी हाफ हो गए तो 1/2 n नॉट। अब सेकेंड हाफ का लाइफ के बाद 1/2 n नॉट का भी हाफ हो गए, तो इसके साथ भी मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 का स्केयर इंटू n नॉट, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 क्या आएगा, 1/4 आएगा, तो इसको मैं 1/2 का स्केयर इंटू n नॉट भी तो लिख सकता हूं। ओके हो गया। थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, ये जो 1/2 का स्केयर n नॉट था इसका भी हाफ हो गया, तो इसलिए मैंने साथ इसके भी 1/2 लिख दिया। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं 1/2 का क्यूब और साथ में n नॉट। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यू आती जाएगी। तो यहां पर देखें, यहां पर है 1/2 की पावर 1, नीचे है 1/2 की पावर 2, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, नीचे है 1/2 की पावर 3, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो इसकी जनरल इक्वेशन में बना नहीं सकता 1/2 की पावर n इंटू n नॉट, यानी कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ को फाइंड करना हो और मुझे कहा जाए कि भाई चलो भाई इसकी 7th हाफ लाइफ फाइंड करो, इसकी 7th हाफ लाइफ फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा, इस n की जगह 7 लिख दूंगा और यहां पर लिख दूंगा कि उसके जो टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो कितने हैं। तो मैं उसकी 7th हाफ लाइफ फाइंड कर लूंगा कि 7th हाफ लाइफ के बाद उसके पास उसकी 7th हाफ लाइफ में इसकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कि कितने उसके पास अब न्यूक्लियाई या एटम्स बच गए हैं। तो ये है सबसे आसान तरीका, सिर्फ n की जगह वो वैल्यू पुट करनी है हाफ लाइफ की जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। 6th हाफ लाइफ फाइंड करना चाह रहे हैं तो n की जगह 6 लिख दे। तो ये सबसे बेस्ट हमारे पास फार्मूला आया है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। अब हम देखते हैं कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान क्या रिलेशन है। तो बुक में आपकी ये चीज़ लिखी हुई है कि लैम्डा इंटू हाफ लाइफ t 1/2, ये किसके इक्वल आती है 0.693, यानी ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो यानी इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल किस तरह से आती है, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद इसको समझने की हम कोशिश करते हैं।
तो एक रिलेशन आप पढ़ के आ चुके हैं, डेल्टा एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी, ये अभी हम रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं। तो बोर्ड रेज करने से पहले जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था उसमें ये दो जगहों पर नेगेटिव साइन डालना भूल गया था, तो उसके लिए माजरत। तो डेल्टा एन बाई एन है, तो इसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी की जगह डी टी आ जाएगा। ये सारी डेरिवेशन आपको करने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम में सिर्फ ये चीज़ आपने लिखनी है, बाहर आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आई है। तो डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। अब आपने क्या करना है, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, इंटीग्रेशन दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसमें क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि टाइम जब t इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे वो n थे, और जब टाइम t हो गया तब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आए वो n आ गए, ठीक है, जो मतलब डिके होके n रह गए। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे n नॉट से n, और टाइम 0 से t तक हमारे पास गया, तो इनिशियल फाइनल। तो डी एन बाई एन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ n आएगा, ठीक है, फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव। तो लिमिट उसी तरह n नॉट से n, और यहाँ पर माइनस लैम्डा और डी टी, लैम्डा माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी टी का डेरिवेटिव t आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से t तक, ठीक हो गया जी। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ n माइनस log ऑफ n नॉट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, लैम्डा है तो t माइनस 0 बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, log ऑफ n माइनस log ऑफ n नॉट को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ n ओवर n नॉट, ठीक है, और माइनस लैम्डा t माइनस 0 t आ गया। तो n बाई n नॉट, log जब उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल e की पावर बन जाएगा, तो e की पावर माइनस लैम्डा t आ जाएगा, ठीक है, log को इधर जब हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कैसे है, जैसे देखिए log ऑफ y इज इक्वल टू, अगर मैं x लिखूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू e x, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सेम कुछ कहानी इधर भी हुई है, log इधर चला गया तो log ऑफ n ओवर n नॉट, तो मैं लिख दिया n ओवर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी लिख दिया। तो ये क्या आएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या हुआ, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या होता है कि t की जगह हमने क्या लिख देना है, t और नीचे ये छोटू सा 1/2, ठीक हो गया, क्योंकि एक, अब हम देख रहे हैं कि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या हुआ, तो n था, एक हाफ लाइफ गुजर गई तो n नॉट बाई 2 हम इसकी जगह लिख देंगे कि ओरिजिनल n नॉट डिवाइडेड बाई 2 उसका हाफ हो गया, तो n की जगह n नॉट बाई 2, उसके बाद t की जगह t 1/2, बाकी सारी क्वेश्चन उसी तरह, n नॉट से कट गया, 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा t, नीचे 1/2 क्योंकि हाफ लाइफ को शो कर रहा है। अब इसको उठाकर इधर ले, 2 को उठाकर उधर ले जाए तो 1 ओवर e की पावर माइनस लैम्डा t, और नीचे 1/2 इज इक्वल टू 2 उधर जाके इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जब e की पावर माइनस लैम्डा t 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ फिर log ले लेना है, यहाँ भी log ले लेंगे, यहाँ भी log ले लेंगे, तो log e के साथ खत्म हो गया, तो यहाँ पर लैम्डा t 1/2 आ गया, तो log ऑफ 2 क्या होता है 0.693, तो इस तरह से ये हमारे पास आता है। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि ये जो डिके कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हाफ लाइफ के, यानी जितना डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी हाफ लाइफ कम होगी, ठीक है, जितना डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी हाफ लाइफ कम होगी। अब डिके कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं अपने पास से वैल्यूज़ लेके अपने पास से फर्जी कहानियां बना के आपको समझाने लगा हूं, तो देखिए ये किस तरह से होता है। देखिए डिके कांस्टेंट क्या था कि 1 सेकंड में कितना फ्रैक्शन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके कर जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये 10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। अब 10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इसमें 1 सेकंड में एक न्यूक्लियाई डिके कर जाता है, 1 सेकंड में एक न्यूक्लियाई डिके कर जाता है, तो 5 सेकंड में 5 न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, डिके कर जाएंगे, 5 न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, डिके कर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी हाफ लाइफ होगी, और ये इसमें क्या होगा, ये डिके कांस्टेंट होगा कि 1 सेकंड में अगर एक न्यूक्लियाई डिके कर रहा है। इसी तरह एक और एलिमेंट लिया, उसमें भी हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें 10 ही फॉर एग्जांपल ये
फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसा सैंपल लिया कि जिसमें 10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, 10 हैं, और इसका डिके कांस्टेंट है कि 1 सेकंड में इसमें 2 उड़ जाते हैं, मतलब 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हैं वो डिके कर जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 2.5 सेकंड के बाद 5 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे, तो 2.5 इसकी क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, हाफ लाइफ है। तो यहां पर देखें 1 सेकंड में इसने 2 न्यूक्लियाई को खत्म किया, मतलब 1 सेकंड में 2 न्यूक्लियाई इसके डिके किए इस एलिमेंट के, और इसमें क्या हुआ 1 सेकंड में 1 न्यूक्लियाई ही डिके किया। यहां पर देखें कि यहां पर डिके कांस्टेंट कम है, मतलब 1 सेकंड में 1 फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई डिके हो रहा है, यानी इसका फ्रैक्शन कम है, 1 सेकंड में कम फ्रैक्शन डिके हो रहा है, 1 सेकंड में कम फ्रैक्शन डिके हो रहा है, लेकिन हाफ लाइफ क्या है, ज्यादा है। हाफ लाइफ क्या है, ज्यादा है, वो 5 सेकंड है। यहां पर देखें कि डिके कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल 2 न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं, तो यहां पर डिके कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से हाफ लाइफ क्या होगी है, कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि जिसका डिके कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। जिस एलिमेंट का, जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट जितना कम होगा उसकी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। तो वहां यहां पर 5 सेकंड, यहां पर 2.5 सेकंड। तो ये चीज याद रखें, डिके कांस्टेंट जितना ज्यादा हाफ लाइफ उतनी कम, डिके कांस्टेंट जितना कम हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। तो इस वजह से यहां पर देखें कि इक्वेशन क्या थी, 1/2 इज इक्वल टू 0.693। यहां पर देखिए कि अगर हमारे पास लैम्डा इंक्रीज होगा तो t 1/2 डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से इसकी प्रोडक्ट का आंसर ये आएगा हमारे पास। सही है। तो इस इक्वेशन के जरिए से हम किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसके डिके कांस्टेंट पता हो। तो सिंपल, अगर हमें किसी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट पता हो तो हम उसके डिके कांस्टेंट को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो उसकी हाफ लाइफ निकल आएगी। तो ये फार्मूला एक बहुत ही मजेदार फार्मूला है। ठीक है, एक कम एक ज्यादा, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट ये आएगी। तो अब कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ हम देख लेते हैं। देखिए यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है ना, कौन से यूरेनियम की, जिसका एटॉमिक मास 238 है, आइसोटोप है ये, तो 4.5 × 10⁹ ईयर, यानी कि 4.5 × 10⁹ ईयर्स के बाद जो यूरेनियम है वो हाफ डिके कर जाएगा। ठीक है। रेडियम की कितनी है, 1620 ईयर्स, यानी रेडियम 226 वाला 1620 ईयर्स के बाद हाफ डिके कर जाएगा। रेडॉन गैस की 3.8 डेज है, यानी 3.8 डेज के बाद ये हाफ डिके करेगा, यानी हाफ लाइफ सबकी डिफरेंट होती है। यूरेनियम 239, देखिए यहाँ पर 238 था, यहाँ पर 239 है, आइसोटोप है ये भी यूरेनियम का, लेकिन इसकी हाफ लाइफ क्या है 23.5 मिनट, यानी 24 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, 24 मिनट के बाद ये हाफ डिके कर देगा, और ये देखिए बिलियन ईयर्स के बाद हाफ डिके करेगा। तो दोनों क्या आइसोटोप्स हैं। अब देखिए यहाँ पर 238 है, यहाँ पर 239 है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, तो कितना ज्यादा हाफ लाइफ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। अब आपकी बुक के लास्ट वाले पैराग्राफ में है कि अगर हमारे पास कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो हम उसको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैसे बनाएं, यानी अनस्टेबल उसको न्यूक्लियाई कैसे बनाएं। तो हमारे पास कार्बन 612, ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है। तो हमने इस पे 2 न्यूट्रॉन की क्या की, बम्बार्डमेंट की, 2 न्यूट्रॉन इस पे फेंके, तो ये इसके 2 न्यूट्रॉन फेंकने के बाद इस पे क्या होगा, C614, पहले यहाँ पर 12 था 14 हो गया क्योंकि 2 न्यूट्रॉन इजाफी आ गए हैं। अब ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और कौन सा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हमने खुद बनाया है। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हमने खुद बनाया है बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। कई बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर इसका एटॉमिक नंबर तो 82 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये हमारे पास कैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो भाई ये हमने आर्टिफिशियल बनाया है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये हम खुद बना रहे हैं। तो ये था हमारा हाफ लाइफ का पूरा लेक्चर है। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।